प्रिय छात्रों, आज मैं कक्षा 11 का आपके बीच बहुत आसान टॉपिक लाया हूँ, जो आपको सुनते ही सुनते याद हो जाएगा। आप वीडियो को एक बार सुनेंगे और आपको तैयार हो जाएगा। क्यों तैयार हो जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। एक बार सुनिए वीडियो को ठीक से, जितनी आज परिभाषाएं पढ़ाएंगे सब आपको तैयार हो जाएंगी। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा। क्या है? फ्रैक्शन यानी घर्षण। घर्षण बल क्या होता है? स्थैतिक घर्षण बल, सीमांत या चरम घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण के नियम, स्थैतिक घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण बल, गतिज घर्षण के नियम, लोटने घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, आनत तल पर घर्षण। बहुत टॉपिक इसमें छोटे छोटे हैं। घर्षण कोण क्या होता है सब आपको बताएंगे, और ध्यान से सुनिए। सभी परिभाषाएं बहुत छोटी और इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछी जाती है और आपको तुरंत तैयार हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले घर्षण बल होता क्या है, यानी घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल, जैसे देखिए ये मेज है, ये मेज है और मेज पर ये गुटका रखा गया है, डस्टर है, मेज पर गुटका रखा गया है। अब हम इस पे बल लगाएं। देखो क्या हो रहा है, जब हम बल लगा रहे हैं तो ये गुटका कुछ दूरी चलने के बाद रुक जा रहा है। क्यों रुक जा रहा है? क्योंकि गुटका और मेज के संपर्क तलों के बीच कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है जो इसकी गति का विरोध कर रहा है। क्या बताया? यदि मेज पर रखे गुटके पर बल लगाकर छोड़ दें तो गुटका कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गुटके तथा मेज के संपर्क तलों के बीच कोई ऐसा बल कार्य कर रहा है जो इसकी गति का विरोध करता है। इस गति के विरोध करने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा है। यानी ये क्या करता है? गति का विरोध करता है। और कहाँ लगता है? संपर्क तलों के बीच, संपर्क तलों के बीच। अब देखो, वस्तु हम आगे की ओर खिसका रहे हैं, यहाँ से बल लगा रहे हैं, वस्तु आगे जा रही है, लेकिन गुटके पर जो घर्षण बल लग रहा है, यानी संपर्क तलों पे जो घर्षण बल लग रहा है, ये हमारी ओर लग रहा है, गति के विपरीत। देखो, गति की विपरीत दिशा में लगता है। क्या परिभाषा होगी? हमने लिखा, किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। बहुत शॉर्ट में परिभाषा आपको लिख दी, याद हो गई आपको, आपकी समझ में आ गई कि किन्हीं दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच संपर्क हो रहा है। जैसे अभी हमने बताया, ये मेज है, मेज पे गुटका रखा है, इनके संपर्क तलों के बीच लगने वाले विरोधी बल को, विरोधी क्यों कहा? क्योंकि ये गति का विरोध कर रहा है। ये सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। याद हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक हमने क्या लिया, स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? देखो, एक बार परिभाषा में आपको पहले पढ़ दूं फिर समझा दूंगा। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर चलाने का प्रयास किया जाता है, यानी देखो एक वस्तु ये है और एक ये है, इस वस्तु को देखो दूसरी वस्तु की सतह पर चलाने का प्रयास किया जाता है। चल नहीं रही है वस्तु, अभी चलाने का प्रयास किया जाता है, परंतु फिर भी वह वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है। अब ये वस्तु विराम अवस्था में है, मैं इसको चलाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी वस्तु विराम अवस्था में, बल लगा दिया है लेकिन वस्तु विराम अवस्था में है। तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच, यानी संपर्क सतहें कह दो या तल कह दो, एक ही बात है, संपर्क सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्थैतिक घर्षण बल में वस्तु कैसी रहती है? विराम अवस्था में रहती है। यानी दो वस्तुएं हैं, अब देखो इस वस्तु को, ऊपर वाली वस्तु को हम इस पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो संपर्क तलों के बीच कोई बल लग रहा है इस बल को ही स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। याद हो गया। यानी जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर चलाने का प्रयास किया जाता है और वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, वस्तु इसमें विराम अवस्था में रहती है, गतिमान नहीं है, प्रयास किया जा रहा है चलाने का लेकिन वस्तु विराम अवस्था में है, इस घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। याद हो गया आपको। अच्छा, इसके बाद देखिए अगला क्या है, सीमांत या चरम घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ये सीमांत घर्षण बल क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिए।
ये गुटका मेज पर रखा हुआ है, अब इस पे हम बल लगा रहे हैं, इस पे बल लगा रहे हैं, अभी गुटका चल नहीं रहा है, बल लगाया गुटका चलने वाला है, यानी जो बल लगाया वो बल का मान हम बढ़ाते गए। इस पे पहले बल थोड़ा लगाया, फिर और ज्यादा लगाया और ज्यादा लगाया, अब इतना अधिकतम बल हो गया है कि गुटका चलने ही वाला है, चला नहीं है अभी, चलने ही वाला है। तो जब आप बल लगाते जाओगे तो इसमें जो स्टैटिक घर्षण बल है उसका मान बढ़ रहा है, तो स्टैटिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये शॉर्टकट परिभाषा हो गई। सीमांत घर्षण, स्टैटिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। और ज्यादा आप लिखना चाहो क्या लिखेंगे, क्या परिभाषा लिखेंगे? देखो अब मैं इसको परिभाषा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यह मेज पर रखे गुटके पर इतना बल लगाएं कि गुटका चलने ही वाला हो, तो स्टैटिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। याद होगी परिभाषा? यानी इतना बल लगाएं कि चलने ही वाला हो, चले ना, चलने ही वाला हो, तो स्टैटिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ये परिभाषा भी देखो छोटी सी थी, आपको याद हो गई। अगला देखिए सीमांत घर्षण के नियम। सीमांत घर्षण के नियम क्या होते हैं? देखिए सीमांत घर्षण बल वस्तुओं के संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यानी ये जो संपर्क इन दोनों वस्तुओं के बीच हो रहा है इस पर क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये चाहे तो इसका क्षेत्रफल कम हो या अधिक हो, घर्षण बल उतना ही लगेगा। अच्छा, निर्भर किस पे करता है ये देखो, सीमांत घर्षण बल संपर्क तलों की प्रकृति यानी अर्थात उनके चिकनेपन व खुरदरेपन, यानी चिकना या खुरदरा क्या है उस पर निर्भर करता है। यानी सीमांत घर्षण बल किस पर निर्भर कर रहा है कि तलों की प्रकृति क्या है, तल कैसे है। यानी तलों की प्रकृति का मतलब ये है तल चिकने हैं या खुरदरे हैं। अब देखो इस पे गुटका रखा हुआ है, अब ये चिकना तल है तो हम हल्का सा बल लगाएंगे, आगे खिसक जाएगा। खुरदरा है तो बल बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये आप जानते हो सिंपल सा है। रोड बहुत खराब है, ऊबड़ खाबड़ है, आप साइकिल चला रहे हो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और रोड बहुत अच्छी बनी हुई है तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा है? तो देखो क्या बताया, घर्षण बल किस पे निर्भर करता है? संपर्क तलों की प्रकृति पर, चिकने हैं या खुरदरे, यानी संपर्क तलों की प्रकृति कैसी है। निर्भर किस पे नहीं करता है? क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद देखिए ये संपर्क तलों के स्पर्शरेखी अथवा समांतर होता है, लेकिन दिशा कैसी होती है? विपरीत। देखो वस्तु उधर को गतिमान है, बल उधर को लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो ये हमारी ओर लग रहा है। ठीक, तो ये हो गया, यानी संपर्क तलों के स्पर्शरेखी अथवा समांतर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। अच्छा, ये अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह का मतलब सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। एफ एस, यानी ये सीमांत घर्षण बल है, एफ एस अनुक्रमानुपाती आर, एफ एस बराबर म्यू एस आर, जहां म्यू एस एक नेतांक है, जहां म्यू एस एक नेतांक है, जिसे क्या कहते हैं? देखो स्टैटिक घर्षण गुणांक कहते हैं। अब देखिए क्या बताया हमने, एक बार फिर बता देते हैं। देखिए ये कोई क्षैतिज तल है और इस पर ये गुटका रखा गया है, ये गुटका रखा गया है, इस पर प्रत्येक वस्तु पर, कोई वस्तु हो उस पर एक अविलंब प्रतिक्रिया आर ऊपर की ओर लगती है, और उसका भार अगर हम लें तो भार किधर लगता है? नीचे की ओर, भार mg नीचे की ओर लगता है। अब देखिए ये गुटका है और इस पर हम इधर को बल लगा रहे हैं Fs, तो ये जो सीमांत घर्षण बल है ये अवलंब प्रतिक्रिया आर है के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी सीमांत घर्षण बल अवलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। Fs बराबर म्यू एस आर, जहां म्यू एस एक नियतांक है जिससे स्टैटिक घर्षण गुणांक कहते हैं। अब देखो इतना तो आपको तैयार हो गया, एक बार फिर समझ लीजिए। घर्षण बल कहाँ लगता है? संपर्क तलों के बीच, जहां संपर्क हो रहा है, संपर्क तलों के बीच लगने वाले विरोधी बल को घर्षण बल गति के विपरीत। स्टैटिक घर्षण बल यानी जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु की सतह पर चलाने का प्रयास किया जाता है परंतु वस्तु फिर भी कैसी रहती है? ब्रह्मावस्था में रहती है, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्टैटिक घर्षण बल। अच्छा, सीमांत या चरम घर्षण बल क्या बताया?
चरम भी नाम है इसका, क्योंकि हम जो वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु सतह पर रखी हुई है तो उस पर बल लगा रहे हैं, इतना बल लगा रहे हैं कि बल का मान हम बढ़ाते गए। अब वस्तु चलने ही वाली है, वस्तु चली नहीं, वस्तु चलने ही वाली है, तो स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक, यानी मेज पर रखे गुटके पे इतना बल लगाएं कि गुटका चलने ही वाला हो, तो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए सीमांत घर्षण के नियम, ये संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यानी ये जो है गुटका, इन दोनों का क्षेत्रफल है, इस पर निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर करता है? तलों की प्रकृति पर, यानी तल कैसे हैं, चिकने हैं या खुरदरे हैं। और संपर्क तलों के स्पर्श रेखी अथवा समांतर होता है, दिशा विपरीत होती है। स्पर्श रेखी और समांतर होता है, दिशा विपरीत होती है, ये भी आपको क्लियर हो गया। और सीमांत घर्षण अवलंब प्रक्रिया के अनुपाती होता है। यहाँ तक आपको तैयार हो गया। अब देखिए अगला टॉपिक हमने क्या लिया, स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक क्या होता है? देखो यहीं से परिभाषा निकल के आ रही है, म्यू एच बराबर एफ एस अपॉन आर। एफ एस क्या है? सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल तथा अवलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। लिख लेंगे परिभाषा, में लिखूंगा नहीं, ये आप लिखेंगे स्वयं। क्या लिखेंगे एक बार फिर सुन लीजिए, सीमांत घर्षण बल अवलंब प्रतिक्रिया, देखिए लिखा है ना अवलंब प्रतिक्रिया, और ये क्या है? सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत घर्षण बल अवलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि मात्रक होगा नहीं, दोनों कट गए, मात्रक बल है दोनों। तो ये याद हो गया आपको स्थैतिक घर्षण गुणांक। अब देखिए अगला टॉपिक गतिज घर्षण, में आपको बताता हूँ, इसको रफ कर दूं तब फिर आगे बताऊंगा। तो आप अगला क्या हेडिंग डाल दिया, गतिज घर्षण बल। गतिज घर्षण बल क्या होता है? जैसे इसका नाम है गतिज, गतिज भी कह देते हैं, गतिज ऊर्जा पड़ी थी ना, उसी से आ गया गतिज घर्षण बल। यानी इसमें वस्तु कैसी है? गतिमान है। तो कहेंगे गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। इसमें वस्तु गतिमान होती है। स्थैतिक घर्षण बलों में कैसी थी? वस्तु विराम अवस्था में थी। गतिज में कैसी आ गई? वस्तु गतिमान हो गई। तो क्या परिभाषा लिखेंगे? गति के दौरान तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिज घर्षण बल, घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। क्या हो गया? अब देखो गतिज घर्षण के नियम, देखिए हमने इससे पहले 5 टॉपिक पढ़ाए थे, ये 6वां टॉपिक है। अब 7वां क्या आ गया? बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। गतिज घर्षण के नियम, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण के नियम। इससे पहले हमने सीमांत घर्षण के नियम बताए थे। अब गतिज घर्षण के नियम। देखो जब वस्तु गतिमान हो जाती है तो तलों के बीच घर्षण बल का मान कम हो जाता है, तो इसमें वस्तु गतिमान है। और स्थैतिक घर्षण बलों में कैसी थी? विराम अवस्था में। तो आप क्या लिखेंगे? इसका मान सीमांत घर्षण बल से कम होता है, ये लिख दो। सीमांत घर्षण में भी वस्तु रुकी हुई विराम अवस्था में थी, यानी आपने इतना बल लगा दिया था कि वस्तु चलने ही वाली थी, चली नहीं थी। अब लिख दो इसमें नंबर 1, इसका मान सीमांत घर्षण बल से कम होता है। नंबर 1 तो ये, और नंबर 2 जैसे ये था ना, इसका नियम एक फोर्थ क्या था कि ये अवलंब प्रक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है, इसमें भी वही लिखेंगे।
यह का मतलब गतिज घर्षण, यह अवलंब प्रतिक्रिया, अवलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती, यानी ये अवलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती, इसको लिखेंगे एफ के अनुक्रमानुपाती आर। एफ के क्यों लिख दिया? क्योंकि काइनेटिक फ्रैक्शन है, और एफ के बराबर म्यू के आर। यहाँ देखो म्यू की एक नियतांक है जिसे गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं, यानी क्या लिखेंगे, जहां म्यू के एक नियतांक है जिसे गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसे गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं, जिसे गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं। ये हो गया। अब देखिए अगला, गतिज कह दो या गतिक कह दो, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। गतिज भी लिख सकते हैं, गतिक भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो नियम भी हो गए। अब अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूं, घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है? घर्षण कोण समझ लीजिए, एंगल फ्रैक्शन, घर्षण कोण। घर्षण कोण ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है घर्षण कोण की। देखिए क्या परिभाषा होती है, इसको समझ। देखिए ये क्षैतिज है और क्षैतिज पर ये एक गुटका रखा गया है, जैसे अभी हमने चित्र बनाया था। इस पर ये अवलंब, ये इधर तो लग रहा है Fs स्थैतिक घर्षण बल, और ये अवलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर। इन दोनों का परिणामी ये P मान लो, परिणामी P। ये देखो ये कोण थीटा है, ये जो थीटा कोण है यही घर्षण कोण है। क्या परिभाषा होगी? यहाँ वस्तु अभी गतिमान नहीं है, रुकी हुई है, आपने बल लगा दिया, वस्तु चलने वाली है। तो देखिए सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल अवलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P अवलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल अवलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P अवलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। मैं लिख देता हूं, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल क्या है? Fs। ये अवलंब प्रतिक्रिया R अवलंब प्रतिक्रिया R अवलंब प्रतिक्रिया R के परिणामी P है ना, परिणामी P अवलंब प्रतिक्रिया के साथ, परिणामी P अवलंब प्रतिक्रिया के साथ, अवलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण, कहते हैं। देखो
फिर समझ लो एक बार, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल अवलंब प्रक्रिया आर का परिणामी पी अवलंब प्रक्रिया यहां और लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख दो, अवलंब प्रक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। याद रखो भाई। अच्छा, यहाँ पर ये परिभाषा भी और लिख सकते हो आप, किसकी लिख सकते हो, नंबर 9 पर लिख सकते हो, स्थैतिक नहीं गतिज, पहले स्थैतिक घर्षण गुणांक लिखा था, अब लिखोगे गतिज घर्षण गुणांक। गतिज घर्षण गुणांक की परिभाषा क्या होगी, देखो इसके आधार पर म्यू के, यहाँ देखो ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए, यहाँ म्यू एस है, क्या होना चाहिए म्यू के, ये अब देखो म्यू के बराबर एफ के अपॉन आर, म्यू के बराबर क्या लिखा हमने, एफ के सफिक्स में है नीचे, ये म्यू के बराबर एफ के अपॉन आर। एफ के क्या है, एफ के देखो, एफ के आपने क्या लिखा है, ये लिखा है एफ के, ये गतिज घर्षण बल है, और एफ एस क्या था, सीमांत घर्षण बल। तो देखो गतिज घर्षण बल तथा अवलंब प्रक्रिया आर के अनुपात को क्या बताया, गतिज घर्षण बल तथा अवलंब प्रक्रिया आर के अनुपात को गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं। इस सूत्र से परिभाषा है, जैसे हमने स्थैतिक घर्षण गुणांक की बताई थी, स्थैतिक घर्षण गुणांक की, वैसे ही सीमांत घर्षण इसकी है गतिज घर्षण गुणांक की, क्या गतिज घर्षण गुणांक को गतिज घर्षण बल तथा अवलंब प्रक्रिया आर, गतिज घर्षण बल तथा अवलंब प्रक्रिया आर के अनुपात को गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब देखो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको 10वां टॉपिक पढ़ाऊंगा, आणत तल पर घर्षण, इसको रफ कर देता हूं। अगला हमने हेडिंग डाल दिया आणत तल पर घर्षण। देखो आणत तल होता क्या है, ये क्षैतिज है, अब क्षैतिज से इस तल को हमने थोड़ा उठा दिया, कितना उठा दिया, देखो ये थीटा कोण, यानी क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए कोई तल है, ये आणत तल है, और इस पर ये गुटका रखा गया है, ये गुटका रखा गया है। गुटके का भार mg नीचे की ओर और अवलंब प्रक्रिया बल r ऊपर की ओर कार्य करता है। अब देखिए ये कोण थीटा, तो ये कोण थीटा। अब भार के यदि घटक करें तो क्षैतिज घटक क्या होगा, भार mg, ये सीधी लाइन है, ये ध्यान रखना, ये mg cos थीटा और ये है mg sin थीटा, यानी भार mg के घटक हो गए। अब गुटका देखो चूंकि नीचे की ओर फिसलेगा तो इस पर ये घर्षण बल इधर को लग रहा है, Fs ये क्या है, माना क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए किसी आणत तल पर एक गुटका रखा गया है, गुटके का भार mg नीचे की ओर, अवलंब प्रक्रिया r ऊपर की ओर है। ये लैंग्वेज लिख दो पहले, यानी माना क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए किसी आणत तल पर एक गुटका रखा गया है। गुटके का भार mg नीचे की ओर, गुटके पर
अविलंब प्रक्रिया, अविलंब प्रक्रिया और ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर। ये तो आपने चित्र देख के लिख दिया। अब देखो भार mg, भार mg के घटक क्या क्या है? mg cos थीटा व mg sin थीटा। अब देखो गुटका अभी चल नहीं रहा है, संतुलन में है। संतुलन में होंगे तो विपरीत बल कैसे होते हैं? बराबर। यानी संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में देखो, संतुलन की अवस्था में क्या होगा? संतुलन की अवस्था में R बराबर mg cos थीटा, ये R माइनस mg cos थीटा बराबर 0, R बराबर mg cos थीटा, और fs बराबर mg sin थीटा। ये आ गया। अच्छा देखो, एक सूत्र आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? fs बराबर म्यू एस आर, ये fs बराबर म्यू एस आर। अब देखो fs बराबर म्यू एस आर, वैल्यू लगाओ, fs की mg sin थीटा, म्यू एस mg cos थीटा, mg से mg कट गया, तो क्या बनेगा? म्यू एस बराबर साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan थीटा। क्वेश्चन आता है घर्षण कोण तथा स्थैतिक घर्षण गुणांक में संबंध का सूत्र लिखिए। घर्षण कोण तथा स्थैतिक घर्षण गुणांक में संबंध का सूत्र लिखिए। तो क्या लिख देंगे? म्यू एस बराबर tan थीटा, या घर्षण गुणांक व घर्षण कोण में संबंध लिखिए। घर्षण गुणांक व घर्षण कोण, तो म्यू बराबर tan थीटा। क्लियर? अब देखो आगे, यहां से देखिए, यानी म्यू एस बराबर tan थीटा आ गया। अब झुकाव कोण बढ़ा दें, यानी कि यदि झुकाव कोण को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जिससे गुटका फिसलने ही वाला हो, फिसलने ही वाला हो, यानी गुटका इतना बढ़ा दिया, गुटका फिसलने ही वाला हो, यानी थीटा बराबर कितना कर दिया? थीटा है। झुकाव कोण थोड़ा सा बढ़ा दिया, या थोड़ा और ऊपर को उठा दिया, तो गुटका किसका नहीं, खिसकने ही वाला है। तब देखो म्यू एस बराबर क्या आ जाएगा? tan थीटा है। तब म्यू एस बराबर tan थीटा एस। क्लियर हो गया? अब देखो नंबर ए, नंबर 2, यह देखो झुकाव कोण, कोण को थोड़ा और बढ़ा दें, और बढ़ा दें, देखो जिससे गुटका फिसलने वाला हो। अब यहाँ क्या हुआ? थोड़ा और बढ़ा दें, जिससे गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है। थोड़ा और बढ़ा दोगे तो गुटका फिसलना शुरू कर देगा। यदि झुकाव कोण थोड़ा और बढ़ा दें, जिससे गुटका फिसलना प्रारंभ कर देता है, फिसलना प्रारंभ कर दे, तब ऐसे लिख दो, कर दे तब थीटा बराबर कितना बढ़ा दिया? थीटा बराबर थीटा के थोड़ा और बढ़ा दिया, तब क्या आ जाएगा? म्यू के बराबर tan थीटा के, म्यू के बराबर tan थीटा के, ये तब लिख देंगे म्यू के बराबर tan थीटा के।
म्यू के क्या है, गतिज घर्षण गुणांक। ये गतिज घर्षण कोण यानी इतना हो गया है, गुटका चलना प्रारंभ कर दिया है, गति प्रारंभ हो गई है। अच्छा, इसके बाद देखो 10 टॉपिक। अभी जो गतिज घर्षण है इसके प्रकार में नंबर 1 है सर्पी घर्षण बल, स्लाइडिंग कंटैक्ट, सर्पी घर्षण। नंबर 2 है लोटनिक घर्षण, लोटनिक लोटनिक घर्षण। सर्पी घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर खिसकाया जाता है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर खिसकाया जाता है तब सर्पी घर्षण बल। अच्छा, लोटनिक घर्षण बल, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है, यानी लुढ़कने के दौरान, इसमें क्या है खिसकाने के दौरान, तो सर्पी घर्षण बल का मान ज्यादा होता है, इसका मान कम होता है। आप देखते हो कोई वस्तु लुढ़क रही है तो उसको लुढ़का के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना थोड़ा आसान होता है, खिसका के कठिन होता है। तो सर्पी घर्षण बल का मान ज्यादा होता है, लोटने का कम होता है। इसके बाद देखो अगले 11वां, ये 12वां। अच्छा, घर्षण बल बहुत लाभदायक भी है, बहुत हानिकारक भी है। लाभ क्या है, देखो घर्षण नहीं होता तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाते, हम खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, गाड़ियां नहीं चल पाती, गाड़ियां चलती फिसल जाती, ब्रेक ही नहीं लग पाते, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, लिख ही नहीं पाते, इस पे पेन ही नहीं चलता। अभी देखो इसको मोबाइल लगा दें, पूरा चिकना कर दें और आपको पढ़ाएं, चलेगा ही नहीं। तो घर्षण बहुत लाभदायक है और बहुत हानिकारक भी है। हानिकारक कहाँ है, आप साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, जितनी भी मोटरसाइकिल हैं, यानी जितने भी मोटर वाहन हैं, मोटर जितने भी हैं, जो भी वस्तु घूम रही है, सभी के अंदर देखो क्या लगा देते हैं, ऑयल लगाते हैं, यानी घर्षण बल को कम कर देते हैं। अगर घर्षण उसमें ज्यादा हो जाए तो वो मशीन खराब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो घर्षण बहुत लाभदायक भी है, बहुत हानिकारक भी है घर्षण बल। अच्छा, घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है, तलों को चिकना करके, चिकनाई युक्त पदार्थ डाल के कैसे बढ़ाया जा सकता है, तलों को खुरदरा कर दो, घर्षण बढ़ जाएगा। तो घर्षण से संबंधित आपने आज बहुत कुछ पढ़ा। इस चैप्टर की थ्योरी इतनी है, इसमें सब आ जाएगा। थ्योरी आज हमने समाप्त कर दी, अगले वीडियो में इसके हम न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं। तो इस थ्योरी को तैयार करिए, फिर न्यूमेरिकल आपको कराएंगे। ओके।